नमस्कार। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने विज्ञान के अध्याय 1 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पदार्थ के प्रकृति गुणों के बारे में पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, और फिर अवस्था परिवर्तन में हमने पढ़ा था गलन और हिमीकरण को। तो आज का टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वाष्पन, वाष्पन मतलब इवापोरेशन, और वाष्पीकरण का दूसरा जो प्रकार होता है क्वथन, जिसका इंग्लिश है बॉयलिंग। तो वाष्पीकरण में हम पहला पढ़ेंगे वाष्पन। लेकिन इसके पहले हम जानते हैं वाष्पीकरण होता क्या है। तो सिंपल सा, किसी तत्व या यौगिक के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में या द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और ये वाष्पीकरण 2 प्रकार से होता है, वाष्पन से और क्वथन से। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाष्पन क्या होता है। तो आइए अपने दैनिक जीवन की कुछ घटनाओं पर ध्यान देते हैं, जैसा हमने नोट में भी लिखा है। तो इसमें सबसे पहली घटनाएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उसमें देखेंगे कि हम रोज़ कपड़े धुलते हैं, कपड़े गीले होते हैं और गीले कपड़ों को सुखाया जाता है, और वो गीले कपड़े कुछ घंटे में सूख जाते हैं। सूख जाने का मतलब ये क्या हुआ कि पहले कपड़ों के अंदर पानी है, जल है, जो कि वाष्पित होकर गैस अवस्था में चला जाता है या वाष्प में बदल जाता है, या गीले कपड़ों से हमारा पानी बाहर की ओर निकल जाता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, बर्तन धुलते हैं। बर्तन धुलने के कुछ समय बाद, बर्तन धुलने समय बर्तन पे पानी लगा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है बर्तन सूख जाते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे कि हम घर का फर्श भी धुल देते हैं। फर्श धुलने पे क्या होता है, पानी जो है पूरे फर्श पे फैला रहता है, और हम निश्चिंत रहते हैं कि ये पानी जो है अपने आप सूख जाएगा, उड़ जाएगा, और पुनः हमें सूखा फर्श वापस मिल जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं उसे एक्सप्लेन किया जाता है किसके थ्रू, वाष्पन के थ्रू। तो आइए, ये तीनों घटनाएं जो हैं वाष्पन के कारण होती रहती है। अब जानते हैं कि वाष्पन में पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है। तो जैसा हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में गलन के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा कि जो ठोस के अणु हैं उसमें कंपन इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे अपने जगह छोड़ के और इधर उधर गति करने लगते हैं, और ये ठोस जो है अब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये जो द्रव है, द्रव के अणु हैं, ये एकत्रित रहते हैं। ये अपने सरफेस को छोड़ के बाहर सभी अणु नहीं जाते हैं। ये एक लिमिटेड आयतन में, यानी इसका आयतन जो है निश्चित रहता है, वॉल्यूम निश्चित रहता है। इसका मतलब यह कि ये द्रव के अणु अपना स्थान छोड़ के गति तो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी अपने अंतराण्विक आकर्षण बल के क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो वाष्पन की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, आइए जानते हैं। जैसा हमने बताया कि ये सारे जो हैं द्रव के कण हैं, इनमें जो है अंतराण्विक आकर्षण बल लगा है। इसमें इधर के अणु चारों ओर के अणु जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे यह अणु जो है, यह जो पार्टिकल है, वह द्रव की सतह से बाहर नहीं जाता है। द्रव की सतह पर क्या होता है, इसके अणु जो है इस तरह से आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। लेकिन
एक घटना हम इसमें और देखते हैं कि ये जो अणु हैं, पदार्थ के जो कण हैं, ये लगातार मोशन में रहते हैं और लगातार मोशन में होने के कारण ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ये यहाँ से टकराया, इधर की ओर चला गया, फिर यहाँ गया, दूसरे कण से टकराया, फिर इधर की ओर चला गया और इनके आपस में टकराने से इनके बीच गतिज ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है और गतिज ऊर्जा के आदान प्रदान में किसी कण का गतिज ऊर्जा कम और किसी कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और जैसे ही कोई अधिक गतिज ऊर्जा वाला कण ये द्रव की सतह पर पहुंचता है, वह द्रव की सतह से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से द्रव की सतह से एक कण बाहर निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला और ऐसे जो है वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। अब देखेंगे कि इस प्रकार से वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है और द्रव जो है बिना क्वथनांक के ताप को पाए हुए भी यह वाष्पित होकर वाष्प में परिवर्तित या गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि यह वाष्पन की जो प्रक्रिया है वह किन किन बिंदुओं पर निर्भर करती है। इसको भी हम दैनिक जीवन में चलते हैं और दैनिक जीवन से ही देखते हैं कि यह वाष्पन की प्रक्रिया किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले वही उदाहरण लेके चलते हैं, कपड़ा सुखाने वाला। और कपड़ा सुखाने में आप देखेंगे कि जब आप कपड़ा सुखाते हैं तो उसे क्या करते हैं, फैला देते हैं। फैलाने से क्या मतलब हुआ कि द्रव की सतही क्षेत्रफल हम क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, यानी द्रव के सतह का क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया। तो वाष्पन किस पर निर्भर करता है, पहला बिंदु हमें मिल गया द्रव के सतही क्षेत्रफल पर, ठीक। दूसरा, हम कपड़ों को कहाँ सुखाना पसंद करते हैं, धूप में। तो धूप में सुखाने से मतलब क्या होता है कि द्रव का ताप बढ़ जाता है, यानी वाष्पन की प्रक्रिया ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। फिर एक तीसरा जो बिंदु है इसमें ये है कि आप देखेंगे कि हमें फिर भी अगर धूप ना निकली हो तो हम कपड़ों को कहाँ सुखाते हैं, यह एक सवाल है। और बड़े आराम से आप जानते हैं कि जब धूप ना निकली हो, बाहर धूप नहीं हो रहा है, तब उस समय कपड़े को सुखाने के लिए हम पंखे के नीचे रखते हैं, ऐसी जगह फैलाते हैं जहाँ हवा चल रही हो। इसका मतलब क्या हो गया, वायु के प्रवाह के बढ़ने पर वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक घटना और आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे और वो यह कि जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में क्या होते हैं, बारिश होता है और बारिश होने से वातावरण में नमी जो है बढ़ जाती है, नमी यानी आर्द्रता बढ़ जाती है और आर्द्रता बढ़ने पर कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, फर्श जल्दी नहीं सूखता है, बर्तन जल्दी नहीं सूखता है। इसका मतलब वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अर्थात हम देखेंगे कि वाष्पन की प्रक्रिया किन चार बिंदुओं पर निर्भर करती है। पहला, द्रव के सतही क्षेत्रफल पर। सतही क्षेत्रफल का मतलब कि वह क्षेत्रफल जहाँ से वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है उसको हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमारा वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। ताप बढ़ा दें, यानी कपड़े को ले जाकर हम धूप में फैला दें तो भी वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। फिर वायु के प्रवाह के साथ जो है वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है, जबकि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है। तो ये कुल बातें रहीं वाष्पन के बारे में और इसमें हम देखेंगे कि ताप बढ़ने पर वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। हम वाष्पन का एक उदाहरण आपके सामने लाते हैं। यहाँ देखिए, हमने केतली में पानी गर्म किया हुआ है। हम यहाँ पे खोलेंगे, ये पानी गर्म है। अगर आप इसके वाष्प को देख पा रहे हैं
तो अच्छी बात है, क्योंकि ये गर्म तापमान बढ़ने पर ये दिखाई दे रहा है कि इसमें वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है। अब दूसरा जो वाष्पीकरण का जो दूसरा भाग है वो होता है क्वथन। क्वथन यानी उबलना या बॉयलिंग। बॉयलिंग या उबलना या क्वथन करना आप बड़े आराम से अपने घरों में देखते होंगे। रोज़ ही पानी बॉयल करते होंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर उसका तापमान होता होगा। आप उसमें कभी थर्मामीटर डालकर देखेंगे तो उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताएगा। लेकिन ये प्रक्रिया होती कैसे है, ये हम आइए जानते हैं। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वाष्पन की दर बढ़ती है। लेकिन गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ताप का बढ़ना बंद हो जाता है। उस समय अगर आप द्रव को देखेंगे तो उसमें उबाल होता रहता है, वह उबल रहा होता है और इस समय उसका ताप निश्चित होता है। इस घटना को कहते हैं क्वथन, और जिस तापमान पर क्वथन की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और इस समय द्रव बहुत तेज़ी से वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, और इस समय जो ऊष्मा दी जाती है द्रव को, वो सारा द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित करने में खर्च होती है, और इसीलिए ताप स्थिर भी रहता है। और इस ऊष्मा को कहा जाता है क्वथन की गुप्त ऊष्मा। हमारा अगला टॉपिक है संघनन। कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, वाष्प जिसे गैस अवस्था भी कह सकते हैं, किसमें परिवर्तित होता है, द्रव में। यह वाष्पीकरण का उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें आप देखेंगे जब वाष्प का ताप, वाष्प और गैस में अंतर होता है, आप कभी गूगल से पूछ सकते हैं या कभी फ्यूचर में बता देंगे। तो जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, और दो अणु आपस में मिलते हैं तो उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। फिर 3 अणु मिले, फिर 4 मिले, और ऐसे मिलते मिलते वो एक जल की बड़ी बूंदें बना लेते हैं, और इस घटना को कहा जाता है संघनन। इस समय बारिश हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, तो वातावरण में जल की पर्याप्त मात्रा है। हमने यहाँ पे इस गिलास में ठंडा पानी रखा हुआ है। आप भी अपने घरों में ठंडा पानी रखते होंगे या कोल्ड ड्रिंक लाते होंगे तो देखते होंगे बोतल के बाहर या गिलास में जिसमें आप रखते हैं उसके बाहर बिल्कुल पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है। आप अगर सवाल किए होंगे तो आप सोचते होंगे कि ये पानी कहाँ से इकट्ठा होता है, जबकि इस गिलास में आप ठंडा पानी रख दें, बिल्कुल आपने इसमें ठंडा पानी रख दिया तो कुछ देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे द्रव की बूंदें, बड़ी बूंदें, छोटी बूंदें नज़र आती हैं, और बारिश हुआ रहे तो इसमें से पानी भी थोड़ा बहुत इकट्ठा होकर बाहर निकलता रहता है। तो निश्चित ही हमारा गिलास ऐसा नहीं है जिससे बाहर पानी निकले, या बोतल भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर का पानी जो है बाहर निकले। तो इसका मतलब यह कि यह पानी अंदर से न आकर बल्कि कहीं और से आया है, और यह जो जल है यह वातावरण में उपस्थित जल के जो अणु हैं वह अपने से कम ताप पाकर यहाँ पे
संघनित होते रहते हैं, कंडेंसेशन इसमें होता रहता है और एक अणु, दो अणु और ऐसे मिलते मिलते वातावरण का जो पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा होके और बाहर निकलने लगता है। तो ये संघनन की एक प्रक्रिया है। बादल से बारिश की बूंदें बनने की जो प्रक्रिया है वो भी संघनन की ही प्रक्रिया में आती है। और इसमें बादल से बारिश की बूंदें बनने में हम देखेंगे कि जो वातावरण में धूल के कण होते हैं या मालिक्यूल जो भी होते हैं उसमें जो जल के अणु हैं वो उस पर इकट्ठा होते हैं। जैसे जैसे बादल ऊपर जाता है तापमान कम होता रहता है और कम होने के साथ धूल के अणु पे या वातावरण के मालिक्यूल पे वो इकट्ठा होके संघनित होकर वो बूंदों का आकार में बड़े होने लगते हैं। और जैसे ही बूंदें बड़े होती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगता है और बारिश होने लगती है। तो बादल से बारिश होने की जो प्रक्रिया है वो भी किस पर निर्भर करती है? संघनन पर निर्भर करती है। अब इसमें जो अंतिम प्रक्रिया है जो हमने पढ़ा था वो है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। जैसा हम जानते हैं कि ठोस को गर्म करें तो उसका ताप बढ़ेगा और एक निश्चित ताप पर वो ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है और इस ताप को कहते हैं गलनांक। और गर्म करते रहें तो तब तक उसका ताप निश्चित रहेगा जब तक कि पूरा ठोस द्रव में परिवर्तित ना हो जाए। बिल्कुल बर्फ़ ले लें, -10 डिग्री पे हमने बर्फ़ को ले लिया, उसको गर्म करना हमने शुरू कर दिया तो 0 डिग्री पर आकर तापमान उसका रुक जाएगा और सारा बर्फ़ जब तक पूरा बर्फ़ द्रव में जल में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक उसका तापमान 0 डिग्री रहेगा। फिर उसके बाद हम इस तापमान को जल को गर्म करते जाएं तो 0 से 10 डिग्री हो गया। वाष्पन की दर बढ़ने लगेगी, वाष्पन की दर और बढ़ने लगेगी जब और तापमान उसका बढ़ाएंगे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, बढ़ते बढ़ते 70 डिग्री हो गया, वाष्पन की दर और अधिक हो गई, 90 डिग्री हो गया, और अधिक वाष्पन की दर हो गई। लेकिन जब उसका तापमान बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचता है तापमान, वैसे ही ताप का बढ़ना रुक जाता है और इस समय क्वथन हो रहा होता है। तो आप देखेंगे कि जो जल के अणु के साथ हैं वहाँ पे गलनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बहुत सारे यौगिक या तत्वों के लिए अलग अलग गलनांक और क्वथनांक है। यहाँ पे जल के लिए गलनांक और क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक है और वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक में अंतर बहुत कम होगा, किसी में बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व या यौगिक जिनके गलनांक और क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो, 0 डिग्री हो या 2 डिग्री का अंतर हो या 3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो, तो ऐसे तत्व को जैसे आप ठोस से गर्म करेंगे तुरंत द्रव में परिवर्तित होकर तुरंत गैस में परिवर्तित होने लगते हैं। पता भी नहीं चलता है कि वो द्रव में परिवर्तित हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ठोस को गर्म करने पर सीधे किस में परिवर्तित हो गया, गैस में। और पुनः यह गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया और इसे ठंडा करें तो पुनः सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल पानी जैसे गर्म करते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो ठंडा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जल की बूंदें इकट्ठा होती हैं। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आप गर्म करेंगे और उसे ठंडा करेंगे तो तुरंत ठोस में इकट्ठा हो जाएंगे। ऊपर सरफेस पे वो द्रव में न इकट्ठा होकर ठोस में इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसमें क्या होता है, ठोस तुरंत गैस में और गैस पुनः ठंडा करने पे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप
आप कपूर, नौसादर आदि को ले सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। संबंधित सवाल